ओके, आज हम एनर्जी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी सिस्टम क्या होता है? जैसे आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था, ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए मशीन, और किसी भी मशीन को चलने के लिए किसी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, कैसे हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, हम इसी चीज के ऊपर जाएंगे। इसी चीज को आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी एनर्जी, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कैसे काम करता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो, हम सुबह उठते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, इन शॉर्ट वी ईट, ठीक है? और जो भी हम खाना खाते हैं वो प्राइमरीली आपका क्या होता है, या तो वो फैट्स हो सकता है, या तो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, या प्रोटीन हो सकता है, ठीक है? तो बेसिकली हम जो भी खाना खाते हैं, कैसे हमारी बॉडी उस खाने को मेटाबोलाइज करती है, उस खाने को ब्रेक डाउन करती है एक एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ताकि वो एनर्जी हमारी बॉडी यूज कर पाए, ठीक है? इसका समझने का मतलब क्या है? देखो, हम सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है थ्रू द ट्रांसफार्मर, थ्रू द आपका जंक्शन बॉक्स के थ्रू। अब कैसे होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, कैसे होती है? या तो वो पानी के थ्रू हो सकती है, या कोई थर्मल पावर प्लांट के थ्रू हो सकती है, या फिर वो विंड मिल के थ्रू हो सकती है। लेकिन क्या आपकी घर डायरेक्टली पानी पे चल सकता है, डायरेक्टली कोल पे चल सकता है? नहीं, वो चलता है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को। तो आपके जितने इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को पहचानती हैं। और वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इस चीजों से आपके घर के इक्विपमेंट्स को कोई लेना देना नहीं है, उस चीज को नहीं पहचानती। तो इसी तरीके से जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज को पहचानती है, दैट इज एटीपी। आपके जितने भी सिस्टम है, जितने भी ऑर्गन्स है, वो सब के सब एटीपी पे चलते हैं, जिसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम बोलते हैं, ठीक है? अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये पूरा जो लेक्चर है आपका इसी चीज को समझने पे है कि आपकी ह्यूमन बॉडी इस एटीपी को कैसे प्रोड्यूस करती है, ठीक है? कैसे प्रोड्यूस करती है और इसको यूज कैसे करती है, वो मैंने आपको एक्टिन और मायोसिन स्लाइडिंग स्केलेटल सिस्टम में आपको बता दिया था। जो एटीपी आपके मायोसिन हेड के साथ हाइड्रोलिसिस होता है, उसका पावर स्ट्रोक होता है, मतलब वो स्टार्ट कर देती है काम करना। तो इसी तरीके से आज हम चलते हैं बेसिकली एनर्जी सिस्टम बेसिक ओवरव्यू। और एक चीज और आप समझ लो, जो ये एनर्जी सिस्टम है ये सुपर सिंप्लीफाइड है, बहुत ज्यादा सिंपल है। सिंपल इन द सेंस बहुत ज्यादा इसको सिंपल बेसिक किया गया है। अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ह्यूज, बहुत बड़ी चीज है ये, जो आप, लेकिन आपके सीपीटी कोर्स में इसको इतनी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं होती। तो जितनी भी चीजें मैं आपको लैक्टिक एसिड साइकिल बताऊंगा, या जिसका नाम कोरी साइकिल होता है, क्रैब साइकिल हो गया, आपका ग्लाइकोलाइसिस हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गई, ये सब के सब बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में आपको बताई जाएंगी, ठीक है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहली चीज क्या है? एनर्जी सिस्टम है बेसिक ओवरव्यू ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन लाइफ। आप क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, या आपके प्रोटीन्स होते हैं, ये चीज खाते हैं, ठीक है? आपकी बॉडी में जाती है, समझो चाहे कार्बोहाइड्रेट्स है, चाहे फैट्स है, चाहे वो अदर्स में प्रोटीन्स हो गया, आपके फाइबर्स हो गए, वो सारी की सारी चीजें जाके आपकी बेसिकली एटीपी में कन्वर्ट हो जाती हैं। दिस इज द एटीपी। एटीपी को जो हम ह्यूमन बॉडी की एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। तो आज का पूरा लेक्चर इसी चीज पे बेस्ड है कि आप कैसे एटीपी को प्रोड्यूस करोगे, ठीक है? चलो अभी आगे चलते हैं। अभी एटीपी क्या होता है? नाउ दिस इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन एक एंजाइम है जिसके साथ 3 फॉस्फेट के एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है? एक एडिनोसिन हो गया, उसके साथ 3 फॉस्फेट के एटम जुड़े हुए हैं, ट्राइफॉस्फेट। 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। और याद रखो, ये जो लास्ट वाला 3rd फॉस्फेट है, एक हाई एनर्जी बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, ठीक है? ये हाई एनर्जी बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। और आपकी बॉडी कैसे, याद रखो, एटीपी को ही पहचानती है, वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को नहीं पहचानती, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को नहीं पहचानती। मतलब अगर एडिनोसिन के साथ सिंगल फॉस्फेट है तब भी नहीं पहचानेगी, डबल है तब भी नहीं पहचानेगी, वो तभी पहचानती है, तभी इसको यूज कर सकती है अगर उसके साथ 3 फॉस्फेट एटम है, ठीक है? तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या हुई? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? 3 फॉस्फेट एटम। और लास्ट वाला फॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड के साथ इसके साथ जुड़ा होता है, ठीक है? अभी इससे पहले आगे एनर्जी सिस्टम पे चलें, कुछ और चीजें हमें समझनी पड़ेगी। ये क्या है? ये आपका एक सेल है, ठीक है? दिस इज ए सेल ह्यूमन बॉडी का। अब इसके अंदर क्या है? दिस इज न्यूक्लियस। और इस सेल के अंदर 3 रेफरेंस पॉइंट आपको समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होता है, सारी जो भी आपकी केमिकल प्रोसेस होती है वो इस सेल के अंदर ही होती है, ठीक है? तो इस सेल का जो आपको एक पूरा सा एक जेल पोर्शन दिख रहा है, न्यूक्लियस के अलावा ये सारा जेल, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इन वर्ड्स को याद रखना, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, एक बैक्टीरिया की तरह, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम? बैटरी ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ सेल।
एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, ये केमिस्ट्री आपको 11th 12th में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी पावर हाउस, ठीक है। तो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो आपके साइटोप्लाज्म में होता है, और आपका क्रैब साइकिल जो होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है। दिस इज एंटायर सेल, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको एक बड़ा करके दिखाया गया है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, और इसको इनर मैट्रिक्स बोलते हैं, ये अंदर का जो पोर्शन है। चलो अब हम चलते हैं एक्चुअल में एनर्जी सिस्टम पे। देखो एनर्जी सिस्टम क्या है, एनर्जी सिस्टम में आपको सबको पता है। अगर मैं 3 एग्जांपल आपको दूं, 3 एग्जांपल का मतलब क्या है, मैं आपको बोलूं कि आप सीधा 100 मीटर भागो, 100 मीटर में आप अगर भागोगे और आप जितना मैक्सिमम स्पीड से भाग सकते हो आप भागोगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही 100 मीटर को आप क्रॉस कर लोगे, डोंट यू थिंक अगर मैं आपको बोलूं कि आप 100 मीटर और भागो तो क्या आप उसी स्पीड को मेंटेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज्यादा हैवी वेट जिम के अंदर उठा रहे हो, जिम में आप समझो अपना 3 या 4 रैप मैक्स पे काम कर रहे हो, उस वेट को उठाने के बाद क्या आप इमीडिएटली कुछ टाइम बाद दोबारा वो पूरी इतनी एफिशिएंसी से उतना वेट उठा सकते हो? पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ह्यूमन बॉडी में बेसिकली आपके 3 सिस्टम काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है फॉस्फेगन सिस्टम, दूसरा होता है आपका एनारोबिक, और तीसरा होता है एरोबिक सिस्टम। फॉस्फेगन जिसका हम एटीपी सीपी भी बोलते हैं, दूसरा होता है एनारोबिक, और तीसरा होता है एरोबिक। और ये जो एनारोबिक होता है ये ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये आपका एरोबिक वे में भी काम कर सकता है, एनारोबिक में भी कर सकता है। और एरोबिक सिस्टम में आपका क्या आता है, आपका क्रैब साइकिल आती है, क्रैब साइकिल का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी होती है, और क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो ये जितनी भी आपको ये सिस्टम दिख रहे हैं, ये सिस्टम का प्राइमरी काम एक ही होता है, एटीपी को प्रोड्यूस करना, एटीपी प्रोड्यूस करना, कैसी नई एटीपी आपको बनानी है, ठीक है। और याद रखो, एक लाइन में अभी बोल रहा हूं उसको माइंड में रखना, क्योंकि इस पूरे लेक्चर के लास्ट में मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगा। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आपका 38 एटीपी प्रोड्यूस करता है, 38 एटीपी 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। तो अभी हम यही पढ़ेंगे कि वो कैसे इस एनर्जी सिस्टम से उन 38 एटीपीज को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, फॉस्फेगन सिस्टम। फॉस्फेगन सिस्टम का दूसरा क्या नाम होता है, एटीपी सीपी। तभी क्या आ रहा है, एटीपी सीपी में आपको दिख रहा है 8 से 10 सेकंड तक ही चलता है। दूसरा आपको दिख रहा है ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम, ये आपका क्या होता है 1.3 मिनट टू 1.6। और आपका एरोबिक सिस्टम जिसको मैराथन रनिंग होती है। आपको सिंपल तरीके से समझो, एक ऐसा बंदा जो स्प्रिंट कर रहा है वो हमेशा आपका एटीपी सीपी पे काम करेगा, एक ऐसा बंदा जो 400 मीटर पे काम कर रहा है वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस पे काम करेगा, और एक ऐसा बंदा जो मैराथन भाग रहा है वो आपके एरोबिक पे काम करेगा, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका एटीपी सीपी, और ये एटीपी कैसे आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अभी सबसे पहली चीज क्या होती है, एटीपी जो मैंने आपको बताया है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये लास्ट वाला जो फॉस्फेट होता है ये हाई एनर्जी बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो एटीपी जैसे ही आपकी बॉडी उसको यूज करती है, जो लास्ट वाला फॉस्फेट एटम होता है वो उसके साथ टूट जाता है, उससे आपके ट्राइफॉस्फेट से टूट जाता है, और उसकी जो बीच की एनर्जी निकलती है बॉडी उसको, आपकी मसल्स उसको यूज कर लेती हैं। अभी इसको समझो, जैसे मैंने इमेज से दिखा रहा था आपको, देख रहे हो ये जो लास्ट वाला फॉस्फेट एटम है ये हाई एनर्जी बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे ये एटीपी आपकी मसल्स में जाती है तो क्या होता है, ये एटीपी हाइड्रोलाइसिस के थ्रू आपका ये जो लास्ट वाला फॉस्फेट एटम है ये इससे टूट जाता है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है आपकी मसल्स इसको यूज कर लेती है काम करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। पहले क्या था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो लास्ट वाला फॉस्फेट एटम टूट गया और क्या हुआ, ये एडीपी बन गया, और जो यहां से एनर्जी रिलीज हुई इस एनर्जी को आपकी मसल ने यूज कर लिया। अब ये चीज कैसे आपके मसल्स में काम करती है, एक स्प्रिंटर जो बंदा स्प्रिंट करता है उसमें क्या होता है, आपकी सर्टेन अमाउंट ऑफ एटीपी आपकी मसल्स के अंदर भी स्टोर्ड रहती है, ठीक है, मसल के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड रहती है, जो अराउंड 80 टू 100 ग्राम्स के करीब होती है, जो हार्डली आपकी 3 से 5 सेकंड के बीच में चलती है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही कोई बंदा, या फिर अगर समझो चलो स्प्रिंटर का एग्जांपल लेते हैं, जब वो भागना शुरू करता है तो वो इतनी ज्यादा फास्ट भागता है, इतनी ज्यादा अपनी एनर्जी लगाता है कि उसकी एटीपी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। और बहुत ज्यादा फास्ट होती है तो जो एटीपी ऑलरेडी आपकी मसल के अंदर स्टोर्ड है,
तो बॉडी सबसे पहले उसको यूज करती है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट तक स्टोर रहती है, ज्यादा एटीपी नहीं होती। तो जैसे ही बॉडी उसको यूज करना शुरू करती है 3 से 5 सेकंड के बीच में वो खत्म हो जाती है। अब क्या हुआ, बॉडी को भागना है, उसको तो स्प्रिंट करना है। एक नॉर्मल स्प्रिंट 100 मीटर अराउंड 8 to 10 सेकंड या 12 सेकंड के बीच में जाता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इज अराउंड 8.5 या 9 सेकंड है, बट 10-12 सेकंड तक जाता है। लेकिन बॉडी को तो भागना है, तो बॉडी क्या करती है, अभी वो चलती है क्रेटीन फॉस्फेट पे। क्रेटीन फॉस्फेट सीपी, अपने सबने सप्लीमेंटेशन सुना है, तो उसमें क्या होता है, सीपी होता है, क्रेटीन फॉस्फेट। तो क्रेटीन फॉस्फेट क्या करता है, अपना एक फॉस्फेट एटम उठा के आपके एटीपी को देता है। देखो अगर समझो आपके पास 100 एटीपी थी, आपने 3 से 5 सेकंड में सारी एटीपी को यूज कर लिया। जब सारी एटीपी यूज हो गई तो सारी की सारी एटीपी आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, एटीपी में, ठीक है। वैसे 100% कभी यूज नहीं होती, अराउंड 60 to 70% यूज होती है, इसको याद रखना। लेकिन मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं, अगर सारी एटीपी यूज हो गई तो सारी की सारी एडीपी बन गई। अभी क्या है, या तो अब एडीपी को आपकी मसल्स नहीं पहचानती, एनर्जी करेंसी सिर्फ एटीपी है, एडीपी को नहीं पहचानती। तो हमारी बॉडी के पास क्या है, या तो नई एटीपी प्रोड्यूस करे या फिर पुरानी एटीपी को, पुरानी एडीपी को दोबारा से एटीपी बना ले। अभी क्या हुआ, नई एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए टाइम नहीं है बॉडी के पास, क्योंकि आप पूरी फोर्स लगा रहे हो, पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हो अपने स्प्रिंट को कंप्लीट करने के लिए। तो बॉडी क्या करती है, उसके पास ऑलरेडी जो उसकी मसल्स के अंदर क्रेटीन फॉस्फेट स्टोर्ड है, ऑलरेडी जो क्रेटीन फॉस्फेट है। तो क्रेटीन फॉस्फेट क्या करता है, सीपी अपना एक फॉस्फेट एटम उठा के आपके जो पहले एडीपी था, ठीक है, जो पहले एटीपी था, जब फॉस्फेट एटम चला गया वो एडीपी बन गया, तो क्रेटीन फॉस्फेट अपना एक फॉस्फेट एटम उठा के आपके एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को देता है, और ये डाइफॉस्फेट फिर से बन जाती है एटीपी, ठीक है। तो इसके एटीपी बनने से आपकी मसल्स इसको दोबारा से यूज करना शुरू कर देती है। क्लियर है। अब क्या होता है, ये आपका जो क्रेटीन फॉस्फेट है ये भी आपकी बॉडी में लिमिटेड होता है, ठीक है। क्रेटीन आपकी बॉडी में मिलता कहां से है, आपकी बॉडी भी प्रोड्यूस करती है, अदरवाइज आपको खाने से भी मिलता है। रेड मीट हो गया, उससे प्राइमरली ज्यादा मिलता है, या फिर आप किसी भी तरीके के अगर ग्रेन्स लेते हैं, ग्रेन्स में कुछ लिमिटेड अमाउंट तक होता है, रेड मीट में और आपके एक्चुअल मीट में प्रोटीन सोर्स में जो अच्छे वाले होते हैं आपके नॉनवेज, उनमें ज्यादा होता है। तो अभी क्या होता है, बेसिकली आपकी बॉडी ने पहले सारी एटीपी को यूज कर लिया, सारी एटीपी एडीपी बन गई। अब एडीपी बनने के बाद बॉडी को दोबारा से एटीपी चाहिए, तो क्रेटीन फॉस्फेट जो ऐसे स्टोरेज में था वो अपना फॉस्फेट एटम सारे एडीपी को दे देता है, और एडीपी फिर से एटीपी बन जाती है, ठीक है, और आपकी मसल्स उनको यूज कर लेती हैं। तो अभी क्या होता है, जैसे ही समझो एक बंदे ने 100 मीटर अपनी खत्म करी, उसने भागना एंड किया, तो उसका कोच उसको बोलता है एक काम कर, तुझे रुकना नहीं है, तुझे 400 मीटर भागना है। अब 400 मीटर भागना है तो अब क्या, अब सिंपल सी बात है, वो उस स्पीड पे तो भागेगा नहीं, वो अपनी स्पीड को कहीं ना कहीं स्लो डाउन करेगा। अब कहीं ना कहीं स्लो डाउन करेगा तो अब आपका किक करता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का सिंपल सा मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट आपका ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस आता है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अभी हम चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर। ठीक है, अभी हम ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम पे चल रहे हैं। फॉस्फेगन सिस्टम आपको पता चल गया, एटीपी इमीडिएट एनर्जी सिस्टम, क्रेटीन फॉस्फेट जो अपना फॉस्फेट एक आपके एडीपी को दे देता है। ये इमेज आपको पता चल रही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, ये लास्ट वाला फॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड से टूट के अलग हो गया, एनर्जी रिलीज हुई, ये डाइफॉस्फेट बन गया, फिर क्रेटीन ने इसको अपना फॉस्फेट एटम दे दिया और ये फिर से आपका एटीपी बन गई। ठीक है, ये आपके बेसिकली 3 सिस्टम होते हैं। आपका कौन कौन से सिस्टम हो गए, आपकी ये फॉस्फेगन सिस्टम हो गया, फॉस्फोक्रेटिन सिस्टम हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया और ऑक्सीडेटिव हो गया। तो याद रखो ह्यूमन बॉडी में कभी ऐसा नहीं होता कि 3 सिस्टम है कि 3 सिस्टम में से पहले एक चलेगा, दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, साइमल्टेनियसली तीनों सिस्टम चलते हैं। ठीक है, बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट के पास उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम ज्यादा होती रहती है। अगर समझो अगर 100 मीटर भाग रहा है तो उसका फॉस्फेगन सिस्टम 95% एनर्जी प्रोवाइड करेगा, आपका ग्लाइकोलाइसिस से 3% करेगा और ऑक्सीडेटिव 2%। लेकिन वो बंदा जैसे ही 1500 मीटर भागना शुरू करता है तो 20% आपका फॉस्फेगन सिस्टम देगा, 55% ग्लाइकोलाइसिस देगा और 25% ऑक्सीडेटिव देगा। और अगर वो मैराथन भाग रहा है तो सिर्फ 5% आपका फॉस्फोक्रेटिन देगा, 5% ग्लाइकोलाइसिस, 90% ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक सिस्टम बंद हो जाए तब जाके दूसरा स्टार्ट हो जाए। तीनों सिस्टम साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी आपकी एनर्जी कंजप्शन के हिसाब से चेंज होती रहती है। चलो अब चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। नाउ दिस इज योर ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। याद रखो ग्लाइकोलाइसिस
एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें 10 स्टेप होते हैं, 10 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। लेकिन वो 10 स्टेप आपके सीपीटी कोर्स में नहीं आते। आप बहुत ही ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन इस चीज को देख रहे हैं। दिस इज ग्लूकोज, 6 कार्बन एटम है। अभी बेसिकली क्या हो रहा है, दो चीजें आपको और समझनी पड़ेगी। एक होता है NAD+ और NADH। NAD+ क्या होता है, अगेन इससे इट्स बेसिकली अ कंपाउंड। NAD+ बेसिकली आपका क्या होता है, जब हाइड्रोजन आयन आपका गेन करता है तो NADH बन जाता है। और NADH क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे तो NADH और एक और होता है जिसको FADH2 बोलते हैं, ठीक है। वो और NADH आपका और ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करते हैं लास्ट में, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो अभी सिंप्लीफिकेशन में आप समझो, जो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, अब ये ग्लूकोज बेसिकली ब्रेक डाउन होता है और ये थ्रू द ये जो प्रोसेस आपको दिख रही है, इस प्रोसेस के थ्रू दो नए कंपाउंड बना लेता है जिसको बोलते हैं पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड मतलब ये 6 कार्बन है, ये 3 कार्बन, मतलब आपके एक ग्लूकोज आपके दो कंपाउंड में टूट जाता है, मतलब दो पायरुविक एसिड्स में, पायरुवेट भी जिसको बोलते हैं। तो ग्लूकोज, और ये जो पायरुवेट होता है ये बेसिकली एक प्रोडक्ट होता है, रॉ मटेरियल होता है, या तो वो लैक्टिक एसिड में जाता है या जाता है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको समझो, ग्लूकोज जब आपका पायरुवेट में टूट रहा है, पायरुवेट में जाके कन्वर्ट हो रहा है, तो बेसिकली वो क्या करता है, एक यहाँ पे NAD+ एक नया कंपाउंड आता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो क्या करता है आपके NADH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अभी इसमें क्या होता है, ये बेसिकली एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज भी होता है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज क्या है इसके बारे में बताता हूं। मतलब ग्लाइकोलाइसिस का मतलब यही है, आपको एटीपी प्रोड्यूस करनी है, एटीपी बनानी है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, तो ये एटीपी यूज कर रही है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। अब इस चीज को समझो, दिस इज ऑफिशियली आपका जो बता रहा हूं। अभी एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज क्या होता है, आपके ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट होना है, ठीक है, आपके पायरुवेट में कन्वर्ट होना है। यही पायरुवेट आपका कॉरी साइकिल या जिसको लैक्टिक एसिड साइकिल बोलते हैं, आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएंगे। तो अभी बेसिकली ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, 2 एटीपी यूज कर लेता है, 2 एटीपी एनर्जी इन्वेस्टमेंट में यूज कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब आपका ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, आपके 2 NAD+ जा रहे हैं और 2 NAD+ आपका हाइड्रोजन आयन को गेन करने के बाद NADH में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली 2 NADH आ गए आपके यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, आपकी 2 एटीपी यहाँ पे यूज हो गई और यहाँ पे इसने कितनी एटीपी प्रोड्यूस करी, 4। तो टोटल एटीपी प्रोड्यूस हुई ग्लाइकोलाइसिस में 4, लेकिन 2 एटीपी तो ऑलरेडी आपने यूज कर ली इन्वेस्टमेंट फेज में, ग्लाइकोलाइसिस ने। तो नेट एटीपी कितनी प्रोड्यूस हुई आपकी, 2 नेट एटीपी। एग्जाम में 100% आएगा कि आपकी ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपी कितनी प्रोड्यूस होती है, आंसर इज 4, बट नेट एटीपी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज 2। क्यों, क्योंकि आपकी ऑलरेडी ग्लाइकोलाइसिस ने इन्वेस्टमेंट फेज में 2 एटीपी यूज कर लिए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, आपकी टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, उसके बाद 2 NADH प्रोड्यूस हुए आपके। तो ये आपको दिख रहा है, दिस इज द एंटायर ग्लाइकोलाइसिस। अभी लास्ट में क्या हुआ, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया 2 पायरुवेट में, 4 एटीपी फॉर्म, 2 एटीपी यूज्ड, तो 2 एटीपी नेट 2 एटीपी प्रोड्यूस हुई है। टोटल एटीपी 4 हुई है बट नेट आपकी 2 हुई है, ठीक है। तो 2 NAD+ क्या किस चीज में कन्वर्ट हो गए, 2 NADH में। ये जो NADH है, इनके नंबर्स आप याद रखना, क्योंकि जब मैं लास्ट में इनको पूरा आपको 38 एटीपी का बताऊंगा तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस को और अच्छे तरीके से देख रहे हो, दिस इज ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज एक ब्रेक डाउन हो रहा है 2 पायरुवेट में, और ये पायरुवेट में 2 एटीपी इन्वेस्टमेंट फेज में जा रही है, 2 एटीपी यूज हो रही है और 2 आपके NAD+ यूज हो रहे हैं थ्रू द ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लूकोज टूट गया आपके 2 पायरुवेट में 3 कार्बन एटम चेन में और 4 एटीपी प्रोड्यूस हुई है, 2 NADH, ठीक है, बट नेट एटीपी प्रोड्यूस हुई है सिर्फ 2। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस या जिसको लैक्टिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। देखो एक चीज मैं फिर से क्लियर कर दूं, बहुत आपने सुना होगा या फिर अपने कुछ आज से 4-5 साल पहले बहुत सारे सर्टिफिकेशन में भी यही पढ़ाया जाता था कि जो आपकी मसल में इन्फ्लेमेशन फील होती है, जो एक जलन फील होती है एक्सरसाइज करते हुए, वो माना जाता था कि लैक्टिक एसिड से होती है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। लैक्टेट एक बाय प्रोडक्ट होता है आपके ग्लाइकोलाइसिस का, और ये क्या करता है, ये आपका ट्रेवल करता है आपके लिवर के अंदर और थ्रू द ग्लूकोनियोजेनेसिस ये फिर से ग्लूकोज को बनाता है।
तो एक्चुअल में ये कभी भी आपका बर्निंग सेंसेशन नहीं बना प्रोड्यूस करता। तो लैक्टेट या लैक्टिक एसिड कभी नहीं होता जिससे आपको जलन फील होती है। वो बेसिकली क्या होता है, आपके हाइड्रोजन आयंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं कैल्शियम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं आपकी मसल सार्कोमियर में जाके उसको प्रॉपर्ली फंक्शन करने में, तो कहीं ना कहीं तभी वो आपकी एक्सरसाइज सीज होती है। अदरवाइज लैक्टिक एसिड या जिसको लैक्टेट बोलते हैं कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता आपकी मसल बर्निंग या फिर किसी एक्सरसाइज को बिल्कुल रोकने के लिए। हाँ, हाइड्रोजन आयंस के चक्कर में आपका जो पीएच लेवल होता है आपके ब्लड का, वो जरूर रिड्यूस हो जाता है, जिससे आपका थोड़ा एनवायरमेंट एसिडिक हो जाता है, जिससे आप एक्सरसाइज को आगे परफॉर्म नहीं कर पाते। बट कभी भी लैक्टिक एसिड या लैक्टेट ये कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट किया, उसके बाद अगर समझो आप फिर से एक्सरसाइज करे जा रहे हो, आपने फिर से हैवी कर रहे हो, या अगर 1500 मीटर आपने क्रॉस किया, कंप्लीट किया, फिर से आप 1500 भाग रहे हो, थोड़ी सी इंटेंसिटी भी बढ़ा रहे हो, तो बेसिकली क्या होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी तब वो जाएगा क्रैब साइकिल में, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगी तो ये जो आपका एनर्जी सिस्टम है ये स्विच कर जाएगा लैक्टिक एसिड साइकिल पे, जिसको कोरी साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड साइकिल में क्या होता है, ये आपने देखा ग्लूकोज था, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, 2 एटीपी आपके यहाँ प्रोड्यूस हो गई। अब ये पायरुविक जो एसिड है ये लैक्टेट में, अगर ये एनारोबिक है, अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, आपका लैक्टेट में जाएगा और ये लैक्टेट ट्रेवल करेगा आपके लिवर के अंदर। ठीक है, तो लिवर के अंदर जाएगा और ये लिवर में जाने के बाद फिर से रीसिंथेसाइज होके ग्लूकोज बन जाएगा और फिर से साइकिल आपकी ग्लाइकोलाइसिस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये पूरी की पूरी साइकिल आपकी फिर से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तभी इसको हम लैक्टिक एसिड साइकिल बोलते हैं। लेकिन फिर भी आपको याद रखो, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में लैक्टिक एसिड साइकिल में क्या होता है, जो आपका पायरुविक एसिड है, ठीक है, पायरुविक एसिड लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और लैक्टेट जो होता है ये आपका दोबारा से थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन आपके लीवर में चला जाता है, और थ्रू द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस किसको बोलते हैं, देखो ग्लाइकोलाइसिस तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, आपका ग्लूकोज बनता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट से नहीं, वो या तो फैट से भी बन सकता है, या वो आपके लैक्टेट से भी बन सकता है, या फिर वो आपके अमीनो एसिड से भी बन सकता है। ठीक है, मतलब नया ग्लूकोज बनाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब बनना, प्रोड्यूस करना। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज प्रोड्यूस करना किसी एक ऐसे कंपाउंड से जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड साइकिल। अब हम चलते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। अभी क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसको ऑक्सीडेटिव बोलते हैं, एरोबिक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, एरोबिक एनर्जी सिस्टम बोलते हैं। नाउ दिस इज योर एनर्जी सिस्टम, या फिर जिसको हम क्रैब साइकिल बोलते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, ये अगेन क्रैब साइकिल भी आपके टोटल 8 स्टेप होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में 10 होते हैं, क्रैब साइकिल में 8 स्टेप होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड है, दिस इज ओवर सिंप्लीफाइड। इतना सिंप्लीफाइड कभी नहीं होता, लेकिन सिंपल सी सीबीटी कोर्स में यही बढ़ाया जाता है। मैं फिर भी आपके क्रैब साइकिल पे या फिर लैक्टिक एसिड पे, ग्लाइकोलाइसिस पे जो एक्चुअल 10 स्टेप कौन से होते हैं, या जिसमें फ्रुक्टोकाइनेज भी एक एंजाइम होता है, आपका हेक्सोकाइनेज होता है, तो मैं इनके ऊपर एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा कि अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं, यू कैन लुक इनटू इट। तो अभी क्या होता है, पायरुवेट आपने देख लिया, अब क्या है आपका ग्लाइकोलाइसिस, अब ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो गया, अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अब आपका पायरुवेट, देखो पायरुवेट मैंने बताया था, इससे रॉ मटेरियल, इससे बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आपका ग्लूकोज टूट के 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपको 2 एटीपी ऑलरेडी मिल चुकी है, 2 NADH मिल गए, तो हमको ध्यान रखना। तो ये पायरुवेट क्या होता है, अब आपकी क्रैब साइकिल की तरफ जाता है। तो ये पायरुवेट क्या करता है, एक नए कंपाउंड के साथ, एंजाइम के साथ कंबाइन होता है अपने आप को, जिसको बोलते हैं कोएंजाइम में। ठीक है, COA कोएंजाइम में, और ये NAD+ और आपका दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है NADH में। तो अभी क्या होता है, पायरुवेट नए एंजाइम से मिलता है कोएंजाइम में, ये बन जाता है एसिटल कोएंजाइम। ठीक है, एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसको बोलते हैं एसिटल कोएंजाइम, और ये जैसे ही एसिटल कोएंजाइम बनता है, ये आपका एक नए ऑक्सिलो एसीटेट, एक नया एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सिलो एसीटेट। ये आपका एसिटल कोएंजाइम ऑक्सिलो एसीटेट के साथ कंबाइन होता है और ये बना लेता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपका यही होता है जो आप घर में खट्टा नींबू और सब कुछ होता है, दिस इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड। तो बेसिकली क्या हुआ, आपका पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस से आपको मिला था,
वो आपका गया, कंबाइन हुआ कोएंजाइम के साथ, एक के साथ ये नया कंपाउंड बना लिया जिसको एसिटल कोएंजाइम बोलते हैं। एसिटल कोएंजाइम ऑक्सिलो एसीटेट के साथ कंबाइन हुआ और बना लिया सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब ये पूरी साइकिल आपकी स्टार्ट हो गई। अब इसमें साइकिल में बहुत सारे स्टेप होते हैं, टोटल 8 स्टेप होते हैं, उनके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन आप ये याद रखो, आपका पायरुवेट आपका कन्वर्ट हो गया एसिटिल कोएंजाइम में, और ये एसिटिल कोएंजाइम में ऑक्सिलो एसीटेट के साथ कंबाइन हुआ और आपका सिट्रिक एसिड बना दिया। यहां से मतलब एक नए कंपाउंड सारे बनते गए, और ये इसको साइकिल इसलिए बोलते हैं कि जो भी कंपाउंड बना लास्ट में 8 स्टेप पे आपका सेम ऑक्सिलो एसीटेट दोबारा से बन गया, तभी इसको साइकिल बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, आपको इस पूरी साइकिल में कितनी एटीपी मिली, 1। पायरुवेट कितने थे, 2 पायरुवेट बने थे, ठीक है। तो ऐसी कितनी होंगी, 2 साइकिल होंगी, तो एक साइकिल ये, एक साइकिल और, तो हम या फिर एक सिंगल साइकिल को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इससे पूरे से आपको एटीपी कितनी प्रोड्यूस होंगी, सिंगल एटीपी, ठीक है। 1 एटीपी आपको इससे सारे से प्रोड्यूस आपको मिलती है, तो 1 एटीपी, ठीक है, आपको मिल गई अपने एक क्रैब साइकिल से। तो लेकिन पायरुवेट 2 है तो 2 क्रैब साइकिल चलेंगे साइमल्टेनियसली, 2 एटीपी मिल गई इससे। अब हमें इसके साथ क्या मिले हैं, NADH, हमें 1 NADH, 2 NADH और 3 NADH मिला, ठीक है। और इसी की तरह एक और नया कंपाउंड बोलते हैं जिसको हम FADH2 बोलते हैं, जो मैंने शुरुआत में बताया था, ठीक है। FAD प्लस आपका हाइड्रोलाइसिस हो गया, उसमें हाइड्रोजन आयन को गेन कर लिया आपका, इससे रिडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन, तो ये क्या कर लिया, FADH2 बन गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमें क्या मिला, एक NADH ये वाला हो गया, ठीक है, एक NADH यहाँ हो गया, 1 2 3 4 NADH हो गए। लेकिन क्या हुआ, हमारी 2 साइकिल है, 4 दूसरे 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 NADH हो गए, FADH एक यहाँ पे है, एक और मिला, 2 FADH हो गए, तो हमारे पास कितने हैं, और 2 NADH आपको ग्लाइकोलाइसिस से मिल गए, तो टोटल NADH कितने हुए, टोटल 10। 2 NADH आपको ग्लाइकोलाइसिस से मिले और 8 NADH आपको क्रैब साइकिल से मिले, और उसके साथ में क्या मिला, 2 FADH2, क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अभी आपको बेसिकली बताने के लिए कि एसिटिल कोए कैसा हुआ, 3 NADH हो गए, 1 FADH, और इसमें जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो आप एक्सेल करते हो, यही एक्सेल होती है, इस प्रोसेस के थ्रू आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है। तो अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, नेक्स्ट वाली इमेज में चलते हैं। इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में बाद में आएंगे, पहले हम इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अब हम करेंगे कि एक्चुअल में आपकी बॉडी कैसे प्रोड्यूस करती है। ग्लूकोज से क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू क्या बना, पायरुवेट बना, ठीक है। कितनी एटीपी प्रोड्यूस हुई ग्लाइकोलाइसिस में, हमें टोटल कितनी एटीपी प्रोड्यूस करनी है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से 38 एटीपी प्रोड्यूस करनी है। तो हम यही काउंट कर रहे हैं कि इस पूरे एनर्जी सिस्टम में आपको 38 एटीपी कैसे प्रोड्यूस होंगी। तो ग्लाइकोलाइसिस से आपको कितनी एटीपी मिली, 2, ठीक है, 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से मिल गई। उसके साथ में हमें रॉ मटेरियल मिल गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए 2 NADH, ठीक है, क्योंकि ये जो NADH है ये भी आगे एटीपी प्रोड्यूस करेगा। तो 2 NADH हो गए, 2 एटीपी हो गई, और ये पायरुवेट क्या आ गया, लिंक रिएक्शन में आपका जाके, ठीक है, 2 NADH हो गए यहाँ पे। लिंक रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जो मैंने आपको शुरुआत बताया था कि आपका पायरुवेट कैसे कोएंजाइम के साथ जाता है, वो जो NADH है वो ये वाले हैं, लिंक रिएक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, एसिटिल कोए हुआ, तो बेसिकली क्रैब साइकिल से 6 + 2 आपको 8 NADH मिल गए, 8 NADH ये हो गए, 2 NADH, मतलब टोटल NADH हमारे पास हो गए 10, ठीक है, 10 हमारे टोटल NADH हो गए, और 2 एटीपी यहाँ पे हो गए, क्योंकि क्रैब साइकिल में एक सिंगल एटीपी प्रोड्यूस होती है, पर 2 पायरुवेट है तो 2 क्रैब साइकिल हो गए, 2 एटीपी, तो टोटल क्या हुआ, 4 एटीपी ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल गई है। और NADH कितने हुए, 2 4 और 6, 10 NADH मिल गए, 2 FADH। अभी बेसिकली क्या होता है, ये जितने NADH और FADH हैं आपके फिर से कंबाइन होके जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत ही बेसिक ओवरव्यू दूंगा, अदरवाइज बिल्कुल भी CPT कोर्स में इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता, लेकिन आप ये समझ लो, हल्का सा ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली क्या होता है, ये आपके कहां पे होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया में, सॉरी मैं आपको इमेज दिखा देता हूं,
दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दोबारा से समझो, ग्लाइकोलाइसिस हमेशा आपके साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, मतलब ग्लाइकोलाइसिस अकर होता है साइटोप्लाज्म में यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपकी क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो हमेशा होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आपको वॉल दिख रही है, ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो वॉल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे होती है इस जगह, ठीक है। तो वो जो इमेज मैंने आपको दिखाई है वो ये इमेज है जिसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्रैब साइकिल कहाँ पे होती है। क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमेशा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। और आपका ग्लाइकोलाइसिस हमेशा आपका साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एक बार थोड़ा सा समझ लो आप। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसमें देख रहे हो बहुत सारे NADH जो इसमें गए थे, 10 NADH थे और 2 FADH थे। अब जो NADH होते हैं, जो पहले शुरुआत में NADH क्या आते हैं, NAD प्लस थे, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन आयंस को गेन कर लिया। तो अभी क्या हुआ, इसी तरीके से FAD2 थे, उन्होंने हाइड्रोजन आयन को गेन कर लिया, FADH2 हो गए। अभी क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत बेसिक तरीके से समझो, जितने भी आपने हाइड्रोजन आयंस गेन किए थे, उनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स बेसिकली एक लेयर से, एक मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन में चले जाते हैं यहाँ पे। तो जिससे जो हाइड्रोजन आयंस की जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी क्या होता है, जब यहाँ पे याद रखो, कोई भी आपकी थ्योरी होती है तो हमेशा जो गैसेस है या पानी है कुछ भी है, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे गेटवे होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे ये आपके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद ये अंदर की तरफ मूव करते हैं। और अंदर की तरफ मूव करने के पास इनके पास एक ही जगह होती है जिसको बोलते हैं ATP सिंथेस। दिस इज ATP सिंथेस। तो ये सारे जब यहां से जाते हैं तो एक तरीके से इससे सिर्फ बेसिकली से थ्योरी, अभी इसको प्रॉपरली प्रूव नहीं किया गया है, लेकिन ये थ्योरेटिकली माना गया है कि ये एक तरीके से चर्न कर देता है आपके मैकेनिकली आपके ADP को ATP में। तो मैक्सिमम जो आपकी ADP और फॉस्फेट इसके साथ कंबाइन होता है, तो ये मैक्सिमम आपकी ATP प्रोड्यूस करता है, ATP सिंथेस। और ये याद रखो, 1 NADH प्रोड्यूस करता है 3 ATP। तो ऑलरेडी आपने कितने NADH थे आपके पास, 10 NADH थे, टोटल कितनी ATP प्रोड्यूस हो गई, 30। और एक FADH प्रोड्यूस करता है आपकी 2 ATP। तो यहाँ पे कितने आपके पास, 2 NADH, तो टोटल कितनी ATP प्रोड्यूस होंगी, 4। तो 30 + 4 कितनी ATP प्रोड्यूस हो गई, 34। अभी इसमें आपने ग्लाइकोलाइसिस में कितनी आपको मिली थी, नेट ATP मिली थी 2, ठीक है। तो 34 + 2 कितनी हो गई, 36। और आपको क्रैब साइकिल से कितनी मिली थी टोटल, मतलब एक क्रैब साइकिल में 1 ATP, दूसरे में 2, तो आपको कितनी मिली, 2 ATP। तो टोटल ATP कितनी प्रोड्यूस हो गई, 38। तो शुरुआत में मैंने आपको यही बोला था कैसे आप 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से 38 ATP प्रोड्यूस करोगे। तो याद रखो, ग्लाइकोलाइसिस हमारी शुरुआत हुई, आई होप ये आपको थोड़ा सा समझ आ गया हो। अभी हम चलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब यही होता है, यहाँ पे लिखा हुआ 38 ATP प्रोड्यूस करनी है आपके 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से, ठीक है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से आपको 38 ATP प्रोड्यूस करनी है। सबसे पहले ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट से आया, जब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। अब उसमें क्या हुआ, 2 ATP आपको यहां से मिल गई, क्या बन गया, आपके 2 पायरुवेट मिल गए और आपको 2 NADH मिल गए और 2 ATP मिल गई, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हुआ, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो चला जाता है क्रैब साइकिल में, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो एनारोबिकली चला जाता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड साइकिल में क्या होता है, लैक्टेट बन जाता है और ये लैक्टेट वापस आपके लिवर में चला जाता है। लिवर उसको थ्रू द ग्लूकोनियोजेनेसिस आपका दोबारा से प्रोड्यूस कर देता है आपके ग्लूकोज को, ठीक है, जिससे आपकी ग्लाइकोलाइसिस फिर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका एयर प्रेजेंट है, सॉरी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो क्रैब साइकिल में चला जाता है। क्रैब साइकिल में बेसिकली क्या होता है, आपका एसिटिक कोएंजाइम ऑक्सिलो एसिटेट के साथ कंबाइन होता है, क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड। और यही सिट्रिक एसिड वापस घूम के आपका दोबारा से ऑक्सिलो एसिटेट बन जाता है, साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो क्रैब साइकिल में इन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपका ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। तो क्रैब माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें क्या हो रहा है, क्रैब साइकिल में, सिंगल क्रैब साइकिल में आपको एक ATP बनती है, लेकिन पायरुवेट 2 होते हैं आपके, एक ग्लूकोज के 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 क्रैब साइकिल होंगी। तो क्रैब साइकिल में आपको कितनी ATP मिलती है, 2 ATP।
और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको क्या मिला, टोटल 10 NADH थे। 2 NADH आपको कहां से मिले थे, अपने ग्लाइकोलाइसिस से मिले थे। आपको कितने 8 NADH कहां से मिले थे, आपको क्रैब साइकिल से मिले थे। तो टोटल कितने हो गए 10 NADH, और एक NADH प्रोड्यूस करता है 3 ATP, ठीक है। तो टोटल ATP हो गए 30। FADH2 आपको क्या होता है, एक FADH2 प्रोड्यूस करता है 2, तो टोटल वहां से 2 थे तो आपको 4 ATP वहां से मिल गई। तो 30 + 34 ये 34 ATP हो गई। तो 34 ये हो गई, 36 और 38। तो आपका पूरा जो ग्लाइकोलाइसिस हो गया, आपका पूरा आपका क्रैब साइकिल हो गया, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज आपके 38 ATP प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका ATP CP होता है। ATP CP में जो स्टोर्ड ATP आपकी मसल्स के अंदर होती है, तो जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगाते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, मैक्सिमम फोर्स जनरेट करते हैं, तो जो सबसे पहले यूज होती है स्टोर्ड ATP। जब स्टोर्ड ATP सारी ADP में कन्वर्ट हो जाती है, तो क्रिएटिन फॉस्फेट अपना एक फॉस्फेट एटम दे देता है, जिससे दोबारा से ATP बन जाती है। लेकिन वो भी जब कन्वर्ट, आपके क्रिएटिन भी काफी हद तक कम हो जाता है, तब ग्लाइकोलाइसिस आता है। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली मतलब क्या होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, सॉरी। और ये जो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, वो बेसिकली आपकी 2 ATP प्रोड्यूस करता है, 2 NADH प्रोड्यूस करता है। अब ग्लाइकोलाइसिस में 2 होता है, एक इन्वेस्टमेंट फेज होता है, एक आपका आउटकम फेज होता है, जिसमें 2 ATP आपकी यूज होती है, और टोटल ATP प्रोड्यूस होती है 4, लेकिन 2 तो ऑलरेडी आपकी यूज हो गई है, तो नेट ATP प्रोड्यूस होती है 2, ठीक है। अब अगर आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आपका जो पायरुवेट है वो चला जाता है क्रैब साइकिल में, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या करता है, लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यही लैक्टेट आपके लिवर में चला जाता है, एंड थ्रू द ग्लूकोनियोजेनेसिस दोबारा से ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जब अगर क्रैब साइकिल होती है, तो क्रैब में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो इसी क्रैब साइकिल में ये पहले कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन होता है, बना देता है एसिटिल कोए। एसिटिल कोए एंजाइम आपके ऑक्सिडो एसिटेट के साथ कंबाइन होता है, और आपका ये बना देते हैं सिट्रिक एसिड, तभी इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी होता है। और ये सिट्रिक एसिड थ्रू द 8th स्टेप आपका वापस से ऑक्सिडो एसिटेट बन जाता है। तो टोटल आपको सारे अपने प्रोसेस के अंदर कितना मिलता है, टोटल 10 NADH मिलते हैं, 2 FADH मिलते हैं, और आपके 4 ATP मिल चुकी होती हैं, और एक NADH आपका 3 ATP प्रोड्यूस करता है, तो टोटल 30 ATP आपको NADH से मिलती है इन दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और 4 ATP FADH2 से मिलती है, और 4 ATP ऑलरेडी आपने प्रोड्यूस किए हैं, तो 1 मोल ग्लूकोज से आपको टोटल 38 ATPs मिल जाती है, ठीक है। चलो आज का लेक्चर इतना ही, थैंक यू।